हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की प्रैक्टिस सेट 10 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 10% अधिक पर अंकित मूल्य अंकित करता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो अपन बोल लेते हैं यहाँ पर उसका सीपी अपन 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100। ठीक है। तो यहाँ से इस क्रय मूल्य पर कितना अधिक अंकित करता है? 10% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ से 100 का 10% निकालोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना निकल के आएगा अपने पास? 110। कितना निकल के आएगा? 110। अब क्या बोला गया है? इस पर डिस्काउंट देता है। जब भी अपन मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो अपने पास क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो किस पर बेचेगा? 80 पर बेचेगा। तो अगर 110 का 80% निकाल दे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास? 88। तो यहाँ से अगर आप देखोगे सीपी कितना है यहाँ से? 100। सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास? 88। तो हानि हो रही है या प्रॉफिट? अगर पोस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो अपन बता देते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? हानि दिख रही है साफ साफ। कितने परसेंट की हानि दिख रही है? 12% की हानि दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 12% की हानि? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। एक कक्षा में 75 छात्रों में से 60% तो क्या है? लड़के हैं। और बचे हुए 40% क्या है? लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 40% अधिक है। तो किस यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक अपन को दे रखा है 58, तो लड़कियों के औसत अंक बताना है। तो अपन बोल लेते हैं यहाँ पर 75 कितना है टोटल है, उसमें से 60% क्या है? बॉयज है। अगर मैं 75 का 60% निकालता हूं तो मेरे पास आता है 45। तो 45 75 में से क्या है? बॉयज है। तो बची हुई क्या हो जाएगी? गर्ल्स। 30 क्या हो जाएगी? गर्ल्स। अगर मैं यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ले लेता हूँ तो कितना हो गया? देखो 15 45, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मुझे जो बता दो कि लड़कियों का औसत देखो कितना है। यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। देखो क्या बोला गया, ये लाइन पढ़ो। एक परीक्षा में लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 40% अधिक है। अगर लड़कों का औसत एवरेज 5 है तो उससे 2 अधिक कौन है? गर्ल्स है। तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है अपन क्या? एवरेज। कितना दे रखा है? एवरेज। तो अपन इनका रियल वैल्यू मान लेते हैं कि ये 5x होगा, ये कितना होगा? 7x होगा। ये सुन। तो यहाँ से अगर आपने एलिगेशन लगाए कि बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है अपन को? 5x। गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है? 7x। टोटल एवरेज कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन में? 58। टोटल एवरेज कितना दे रखा है? 58। तो यहाँ से अगर अपन निकालते तो वो क्या आएगा? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आएगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो अपने पास कितना है? 3:2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास? 58 माइनस 5x। ये आ जाएगा। और इधर से कितना आ जाएगा मेरे पास? 7x माइनस 58। तो ये चीज क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। तो बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो की इसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो 7x माइनस 58, और ये कर दूंगा 58 माइनस 5x। तो ये किसके हो जाएगा? 3:2 के। इसको अगर अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कितना हो गया? 14x माइनस कितना हो गया? 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 174 माइनस कितना हो जाएगा? 15x। कितना हो जाएगा? 15x। ये उधर आके कितना हो जाएगा? 29x। और इक्वल टू ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 290। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 10। पूछा क्या है? लड़कियों का औसत एवरेज। तो लड़कियों का औसत एवरेज अपने क्या माना था? 7x माना था ना। तो गर्ल्स का जो औसत एवरेज हो जाएगा वो 7x। अक्स की वैल्यू कितनी निकालनी है अपने? 10। तो जो लड़कियों का औसत एवरेज आएगा अपने पास कितना आएगा? 70। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो अनिल सचिन से 12.5% अधिक दक्ष है। यदि सचिन अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को अनिल कितने दिन में पूरा करेगा? ये बताना है। तो यहां से मुझे अनिल और सचिन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं अपन। अनिल और सचिन का। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अपन को पता है कि 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8। सचिन से दक्ष बोल रहा है ना, तो बेस वैल्यू अपन सचिन को मान लेंगे कि सचिन की दक्षता कितनी है? 8। एफिशिएंसी का रेशियो बता रहे हैं यहाँ पर। तो उससे एक अधिक कौन है? अनिल। तो एक अधिक कर देंगे अपन 9। तो इनकी एफिशिएंसी का दोनों का रेशियो कितना आएगा? 9:8। अब मुझे इसे बता दो टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क जब भी अपन फाइंड करेंगे तो वो कैसे निकालता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम कर देते हैं। अब देखो यहाँ से टाइम किसका दिया हुआ है? सचिन का टाइम दिया हुआ है। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? TW। एफिशिएंसी सचिन की कितनी दे रखी है अपने पास? 8। और उसका टाइम कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना निकलेगा? 80। ठीक है। अब क्या पूछा है?
यदि उसी कार्य को अनिल अकेले कितने दिन में करेगा, तो अपन अनिल का निकाले तो टोटल वर्क तो कितना है अपने पास 80, और अनिल की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो वो इतने दिन में कर लेगा 80/9 डेज में। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो एक तो तरीका ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसमें एक तो तरीका है कि अपन इन दोनों का बेस का जो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एक फॉर्मूला अपन अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो और इजीली हो जाता है। अगर मैं क्या बोलता हूँ कि 1 + sin a, ये पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मेरे को ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1 + sin a/cos a, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डायरेक्ट sec + tan a होता है। क्या होता है, sec + tan a। अगर मैं इसका माइनस वाला लेता हूं कि 1 - sin a डिवाइड बाई करता हूं मैं cos a, तो ये होता है यहां से माइनस होता है sec - tan a। तीसरा फॉर्मूला अपने ये याद रखेंगे कि sec + tan a, तो ये रेसिप्रोकल होता है इसके माइनस वाले से, sec - tan a। ये सुनो, अगर जिसको ये तीन फॉर्मूला पता है वो इसको इजीली कर लेगा, जिसको ये नहीं पता है वो भी कर लेगा इसका एलसीएम लेके, लेकिन अपन यहाँ से इन तीनों फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। देखो cos a/1 - sin a, तो ये इसका अपोजिट ही तो है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 1 - sec - tan a। ये सुनो, फिर मैं लगाता हूँ प्लस। cos a/1 + sin a क्या होता है, इसका व्युत्क्रम ही तो दे रखा है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/sec + tan a। अब आते हैं इस फॉर्मूले पर, तीसरे पर। देखो अगर 1/sec - tan है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस वाला, तो अपन इसकी जगह लिख देंगे sec + tan a। ठीक है, प्लस लग देंगे। अगर इसको 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो sec - tan हो जाएगा इसकी जगह, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट। और इसके इक्वल क्या दे रखा है आपको, 4, इसके इक्वल क्या दे रखा है 4। देखो माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 2 sec। कितना हो जाएगा 2 sec इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यहाँ से 2 से 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, sec के बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 2। अब देखो sec 2 किसकी वैल्यू होती है, तो अपन बोलेंगे sec 60 पर कितना होता है, ये sec 60 पर कितना होता है 2 वैल्यू देता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया, देखो दी गई संख्याएं 4 अंकीय संख्या दे रखी है, अपने 2 अंकीय संख्या दे रखी है 37, 45, 6x और x6। तो ये भी 2 डिजिट की होगी, ठीक है। और इनका एवरेज दे रखा है अपन को 48। तो x का मान निकाल कर अपन को इनका एवरेज बताना है। तो मैं ऐसे बोलूं कि आप अगर मैं 46 लिख रहा हूं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 40 + 6 लिख सकते हो ना, ये सुनो। तो अगर यहाँ पर देखोगे 6x, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 + x लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकूंगा 10x + 6। 10x + 6 लिखूंगा नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसको कैसे लिखा मैंने, अगर इस 4 को, जैसे यहाँ पर 4 की जगह अक्स रहता तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 की जगह इसको 10 से गुणा कर दिया ना, 4 वाले को 40 हो गया। तो इस अक्स को मैंने 10 से गुणा कर दिया और अगले वाला जोड़ दिया। और 6 को क्या कर दिया, इस 6 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे सेम लिख सकता हूँ। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 37 + 45 प्लस कितना हो गया 60 + x, कितना हो जाएगा 60 + x प्लस कितना हो गया 10x + 6। अब ये कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 और 4, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे मेरे पास कितना आएगा 48 एवरेज आएगा। तो अपन इनको ऐड करते हैं, देखो 37 45 60 और कितना 6। अगर इनको ऐड करते हैं तो अपने पास आएगा 148। ठीक है, प्लस कितना हो गया, देखो x + 10x कितना हो गया 11x। और ये कितना हो जाएगा 48 × 4 कितना हो जाएगा 192। ये उधर भेजते हैं, 148 को 192 में से माइनस करते हैं तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ से 44। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4। अक्स की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से अपन को फाइंड किसकी करनी है 4x + 3, और यहाँ से निकालना है अपन को x + 7। तो अगर 4 रखता हूँ तो याद बनाओ 416 प्लस कितना हो गया 19, प्लस कितना हो गया 4 + 7 कितना हो गया 11। और इन दो संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए। यहाँ से कितना हो गया 30/2, तो एवरेज कितना आएगा यहाँ से 15। एवरेज कितना आएगा 15। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो 3 संख्याएं दे रखी है अपन को 3:5:7, और इनका वर्गों का योग दे रखा है अपन को 1328। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो अपन को रियल संख्या मान लेंगे कि यह संख्या 3x होगी, ये दूसरी संख्या होगी 5x, और तीसरी संख्या कौन सी होगी 7x। अब इनके वर्गों का योग दे रखा है, अगर इसका वर्ग करूं पहले का तो 9x² हो जाएगा, प्लस करूंगा इसका वर्ग करूंगा तो कितना हो गया 25x² हो जाएगा, प्लस करूंगा एक 7x² का वर्ग करूंगा तो कितना हो गया 49x²। तो इन तीनों का वर्गों का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1328। 9 25 + 49 अपने पास कितना कितना होगा
ऐड करेंगे तो 83, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1328। तो 83 से कितना टाइम चला जाएगा 16 टाइम। 83 से पूरा पूरा बार कितना चला जाएगा 16। तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर कितना आएगा 4। तो इन बोला तीन संख्या में सबसे बड़ी मान कौन सा होगा, सबसे बड़ा मान तो 7x बड़ा ही होगा। तो 7x, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे अपन 4। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है 28। 28 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य अपने को दे रखा है, एलसीएम तो ये दे रखा है और एचसीएफ अपने को दे रखा है 13। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना। तो मुझे ये बताओगे कि वो संख्या माने अपन पहली संख्या कैसे मानेंगे, एलसीएफ इंटू वो प्राइम नंबर ही तो होता है, एचसीएफ इंटू वो नंबर ही तो होता है, कोई भी संख्या होती है। तो एचसीएफ तो कितना है 13, और वो एक नंबर मान लेते ए, तो 13 इंटू ए के मल्टीपल में होगा पहली संख्या। जो दूसरी संख्या होगी वो 13 इंटू बी के मल्टीपल में होगी। जहां ए और बी में बोलूंगा कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा। ये सुनो, अगर इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू ए बी हो जाएगा ना। 13 तो कॉमन हो जाएगा ए इंटू बी, तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 585। तो ये 13 से कितनी टाइम चला जाएगा 45 चला जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 45। अब देखो ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको ए से ए और बी की वैल्यू पुट करना है जहां पर इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। तो आप 15 45 भी होता है, लेकिन ये वैल्यू पुट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये वैल्यू पुट नहीं करना। तो मैं बोल सकता हूँ ए का मान आप 9 रख सकते हो और बी का मान कितना रख सकते हो 5। तो 9 × 45, तो इसमें देखो एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए का मान 5 भी रख सकता हूँ और बी का मान कितना रख सकता हूँ 9 भी। ये सुनो, तो ये 9 ए भी रखता हूँ तो 9 × 45 सेटिस्फाई करेगा। तो देखो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या निकालो, मैं पहली संख्या निकालना है यहाँ से। तो देखो 13 इंटू ए का मान मैंने 5 मान लिया, तो कितना हो गया 13 × 65। इससे भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। दूसरी संख्या निकालनी है तो कितना हो जाएगा अपने पास 13 इंटू बी का मान कितना है 9। तो 13 9 में कितना होता है 117। अब इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो 117 में से 65 का माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 52। कितना आएगा 52। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, देखो अमित किसी संख्या के 2/15 भाग को गिनने के बजाय 2 जो 5 भाग को ले लेता है, उसका जो सही उत्तर था वो 336 अधिक आता है, तो वो संख्या बताओ। तो मैं से बोल सकता हूँ अगर वो ये लेता है और अगर ये लेता है तो इन दोनों के डिफरेंस के कारण तो ये अधिक आ रहा है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि 2/5, टोटल संख्या अपन मान लेते हैं 1, ठीक है। तो 2/5 में से 2/15 माइनस करता हूं, तो जो ये जो ज्यादा दिखा रहा है वो किसके कारण आ रहा है 336 के कारण आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 15 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 5 × 15 6, और कितना हो गया 15 × 9 6। तो 4/15 किसकी वैल्यू है 336 की वैल्यू है ना। तो यहाँ से मुझे एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 से कितना टाइम चला जाएगा ये 84 टाइम। तो ये देखो यहाँ से अगर उधर भेजता हूँ तो यहाँ से एक की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 84 × 15। तो वो संख्या निकल के आ जाएगी अपने पास कितना 84 × 15 करेंगे तो कितना हो गया 1260। तो वो संख्या कौन सी है 1260। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, देखो एक पुस्तक पर मुद्रित कर जो क्रय मूल्य है वो 15% अधिक है, ठीक है। जो पोस्ट प्राइस से कितना अधिक है 15% अधिक है मार्क प्राइस। यदि किसी पुस्तक पर मुद्रित मूल्य इतना दे रखा है, मार्क प्राइस की वैल्यू अपने को दे रखा है 942, तो एक प्रति के लिए कागज का मूल्य निकालना है। तो कागज का यहाँ पर देख लो, कागज की लागत कितना दे रखा है यहाँ पर 15%। तो सबसे पहले मैं इसे बोलता हूँ कि इसका सीपी मान लो आप 100। तो अगर इस पर 15% अधिक है पोस्ट प्राइस पर, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा अपने पास कितना 115। तो क्वेश्चन में 115 वैल्यू किसकी दे रखी है 942 की वैल्यू कितनी दे रखी है 115। तो यहाँ से अपन सीपी निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ से 100 की वैल्यू निकालते हैं तो ये देखो ये पॉइंट में जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8.193। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 819.13। ये क्या निकल गया अपना सीपी। अब सीपी पर 15% क्या है कागज का, तो कागज का मूल्य निकालें यहाँ पर। किसका मूल्य निकालें कागज का। तो कागज का मूल्य कैसे निकालें, जो सीपी दे रखा है 819.13, इस पर अगर अपन 15% निकाल लेते हैं तो वो क्या निकल जाएगा सीपी। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 122 ठीक है। अगर इसको अप्रोक्स सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 122, और ये इसमें कन्वर्ट कर देंगे 9 में, तो 122.9 रुपए इसका क्या हो जाएगा कागज का मूल्य। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 10 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, 30 पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 80 पुरुष 50 वर्ष से कम आयु के बराबर हैं, सभी पुरुषों में से 20% फुटबॉल खेलते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के जो 20% पुरुष क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं,
तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम आयु उसके बराबर है, ये बोला है। तो देखो टोटल पुरुष आप मान लो कितने हैं, 100। टोटल पुरुष कितने मान लो, 100। अगर उसमें 50 वर्ष से कम आयु की बात करूं, 50 वर्ष से कम आयु की, 50 वर्ष से कम आयु की बात करूं, तो इसका 80% है। तो 80 पुरुष हो गए ना, 80 पुरुष हो गए, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, 20 वर्ष। 20 पुरुष क्या हो जाएंगे, 50 वर्ष से अधिक आयु के। 20 वर्ष क्या हो जाएंगे, जो 20 पुरुष है 100 में से वो क्या हो जाएंगे, 50 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएंगे। यस हो, अधिक आयु को। अब बोले जो 50 वर्ष से अधिक आयु के मतलब कितने पुरुष, 20। अब इसमें 20% क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर 20 का 20% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 4। ये सो। तो देखो यहां से बोल रहा है कि कितने प्रतिशत फुटबॉल 50 वर्ष से कम खेलते हैं, तो 50 वर्ष से अधिक का निकाल लेता हूँ, तो कितने खेलते हैं, 4 खेलते हैं, कितने में से, 20 में से। तो यहाँ से परसेंटेज के लिए लगा देता हूँ 100, तो 4×5 20। तो यहाँ से करता हूँ कितना हो गया, 20% लोग क्या खेलते हैं, 50 से अधिक। 50 वर्ष से अधिक कितने फुटबॉल खेलते हैं, 20। तो देखो टोटल 100 है, उसमें से 20 माइनस कर दूंगा, तो 50 वर्ष से जो कम वाले हैं वो कितने खेलेंगे, 80% वाले पुरुष रह जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो इसमें क्या बोला गया, एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर लेती है। अगर वह 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति बताओ। तो यहाँ से देखो इजिली अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 1200 मीटर है, वो कितना टाइम लगाती है, 16 सेकंड लगाती है। अगर ये डिस्टेंस बढ़कर कितनी हो जाती है, 1600 मीटर हो जाती है, तब उसका टाइम कितना बढ़ जाता है, 20 सेकंड बढ़ जाता है। तो यहां से मुझे जो बताओ डिस्टेंस बढ़ी कितनी, 400 बढ़ गई, 400 मीटर बढ़ गई। तो 400 मीटर जब इतना बढ़ रही है तो यहाँ से उसको टाइम कितना अधिक लग रहा है, 4 सेकंड। कितना अधिक लग रहा है, 4 सेकंड। तो यहाँ से मुझे स्पीड बताओगे, तो स्पीड कैसे बताओगे, क्योंकि ये डिस्टेंस दे रखा है, इतनी डिस्टेंस वो 4 सेकंड में क्या करता है, तय करता है। तो डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखा है अपने पास, 400, और ये कितना हो जाएगा, 4। तो अपने पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। तो कितना हो जाएगा, 5 से 20 बार। तो कितना हो गया, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी अपने पास, स्पीड मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 12 पर। देखो 12 में क्या बोला गया है, एक कार्य को पूरा करने में बी की गति मतलब बी की एफिशिएंसी ए की गति का 3 गुना है। यदि बी उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वो 7 कार्य करते हैं। तो यहां से देखो पहले ए एंड बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। एक की गति का 3 गुना है, तो यहां से ए की एफिशिएंसी आप 1 मान लो, तो बी की क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुना हो जाएगी। तो 1:3 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो मैंने क्या बताया था अभी पहले कि बी का जो टोटल वर्क निकलता है, बी का टोटल वर्क निकाले अपन, टोटल वर्क निकाले टोटल का, तो एफिशिएंसी इतना क्या होता है, टाइम होता है ना। एफिशिएंसी इंटू क्या होता है, टाइम। तो जो जिसका दिन दे रखा है उसकी एफिशिएंसी गुणा कर देंगे। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 3। बी का टाइम कितना दे रखा है, 28। तो यहाँ से टोटल टाइम जो टोटल वर्क निकलेगा आपके पास वो कितना निकला, 28×3 कितना होता है, 84। अब क्या बोला, भी एक साथ मिलकर कार्य करें। जब ए एंड बी एक साथ कार्य करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 84 तो आएगा टोटल कार्य, और एफिशिएंसी का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, टाइम निकलेगा। कैसे, देखो इस फॉर्मूले एफिशिएंसी को इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, टाइम। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1+3 कितना हो गया, 4। तो यहाँ से इन दोनों को टाइम कितना लगेगा, 21 डेज। कितना टाइम लगेगा अगर वो 7 कार्य करते हैं तो 21 डेज। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 13 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, यूनिट डिजिट बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, यूनिट डिजिट मतलब अपन 2 को देखना है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 2 की पावर 100 कितनी होगी, 57 होगी। 2 की पावर 57 इंटू 3 की पावर 82। जब भी अपन को यूनिट डिजिट या इकाई का अंक देखना है तो 57 में आप 4 का भाग दो। 57 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4×4, और कितना हो गया 7, और कितना हो गया 4×16। जो रिमाइंडर बच रहा है ना वो अपन 2 की पावर 1 कर देंगे, मतलब 2 की पावर जो रिमाइंडर बचेगी उसकी पावर कर देंगे 2 की, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब 82 में अपन आप 4 का भाग दोगे तो कितना हो गया, देखो 4×4=8 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो जो रिमाइंडर बचा ना वो जो ये यूनिटी जी निकालना उसकी पावर कर दो। तो यहाँ से 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 आएगा मेरे पास, और 3 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ से गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 18। तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है अपने पास, 8। तो यही पूछा है यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 में क्या बोला, देखो ए अकेले पूरी दक्षता के साथ एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि इसकी दक्षता 20% कम हो जाती है तो अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर पूरी दक्षता को 20 दिन में कर सकता है ए, तो इसका टोटल कार्य मान लेंगे कितना है, 20 दिन। कितना हो जाएगा टोटल कार्य, 20 मान लिया। अब बोले इसकी दक्षता 20% कम हो गई
तो अपन ऐसे बोल सकते कितना हो गया, 80% रह गई। 80% मतलब कितना हो गया, 80/100। अगर इस दक्षता से वो कार्य करेगा तो इस कार्य कितने दिन में करेगा, एक। तो 20 में अगर मैं 80/100 का भाग दूंगा तो 100 पर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 × 4 = 80, 4 से कितना हो जाएगा, 25%। तो 25 दिन में वो क्या कर लेगा, वो पूरा कार्य कर लेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पर 15 में। एक वस्तु 100 मीटर/सेकंड की गति की जा रही है, तो एक वस्तु को 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो अपन पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इन टाइम होता है ना। यहाँ से अपने पास स्पीड कितना दे रखा है, 100 मीटर/सेकंड। ये सुनो, टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ मीटर/सेकंड में, यहाँ मिनट में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, सेकंड में। तो देखो 100 × 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है, 6000 मीटर/सेकंड। लेकिन देखो मीटर/सेकंड में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अपन जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 × 1000 मीटर। ठीक है। तो ये 1000 किसमें, इसको किसमें चेंज कर दूंगा, किलोमीटर में चेंज कर दूंगा ना। तो 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक व्यक्ति 8,000 रुपए 8% साधन ब्याज की दर से एक बैंक में क्या करता है, जमा कराता है। 8 वर्ष के बाद निश्चित दिन क्या होगा। देखो एक सिंपल है, तो इसको अपन बेसिक से ही कर लेंगे। अपन को अदर फॉर्मूले लगाने, इफेक्टिव रेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इफेक्टिव रेट से भी हो जाएगा, लेकिन बेसिक से भी कर लेंगे। तो 8,000 से क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल अपने पास 8,000 है, रेट अपने को 8 दे रखा है, टाइम दे रखा है 8, डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से। देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया, 512 और एक जीरो लगा देंगे। ये अपने पास आया ऐसा ही। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या है, मिश्रधन। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में अगर ऐसा ही जोड़ देते तो अपने पास क्या जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 8,000। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 8,000। और जो ऐसा ही वो कितना है, 5,120। यहाँ से अमाउंट होगा अपने पास कितना आएगा, 13,120। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो इसमें बोला कि ये क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। इसमें एबीसी एंगल है वो 90 डिग्री है। बीडी भुजाना एसी पर लंबा है, तो एडी का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें एबीसी क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। जिसमें ये बोला कि बीसी जो बीडी भुजा है एसी पर लंब है, तो यहाँ पर अपन लंब डाल दिया बीडी। ये जो 90 डिग्री बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री कोण। तो एडी का मान बताना है। तो जो समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो ये ए बी और बीसी क्या होगी, बराबर। तो ये अपने ऐसे बोलेंगे ए बी बराबर क्या है, बीसी। जो अपन को क्या है, पहले से गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए डी बी, यहाँ पर देखोगे एंगल में बोल रहा हूँ कि ए डी बी, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एडीबी बराबर क्योंकि ये एंगल 9 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी सी। ये भी 9 डिग्री है, किसके बराबर हो जाएगा, बी डी सी के। 90 डिग्री है एंगल। ऐसो देखो इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में बीडी कॉमन है। बीडी क्या है, कॉमन है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, यहाँ से सर्वांग सम हो गया ना, एस नियम से। कौन कौन से ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए, ट्रायंगल ए डी बी सर्वांग सम हो गए किसके, बी डी सी के। तो इन जब सर्वांग सम हो जाते हैं, इनकी भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो मैं बोलूंगा एडी अपॉन क्या हो जाएगा, बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन सी डी। तो यहाँ से अगर बीडी स्क्वायर करता हूं मैं, ये बीडी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, एडी इंटू सी डी। अब अपन ऑप्शन पे एक नजर डालेंगे, तो देखो किस में दे रखा है, सारा ऑप्शन एडी में दे रखा है। किस में दे रखा है, एडी में। तो अपन एडी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, ये बीडी के नीचे चला जाएगा, तो बीडी स्क्वायर अपॉन सी डी। अब ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, एडी बराबर बीडी स्क्वायर अपॉन सी डी। तो बीडी स्क्वायर अपॉन सी डी पहला ऑप्शन ही खा रहा है, बीडी अपॉन सी डी पहला ऑप्शन खा रहा है, तो पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपना 18 पर। 18 में क्या बोला गया, देखो यदि एक गोलाकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को दे रखा है 10 और सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यदि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो कि बेलन का, जो बेलन है अपने पास, सिलेंडर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना का फॉर्मूला होता है। उसका रेशियो ले लेंगे अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। यस और नो? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, 2πr h। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr²। देखो पाई तो कांस्टेंट होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स चलेगा। देखो बेलन का जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है अपने पास 10,
जो हाइट दे रखी है वो अपनी दे रखी है 15, और जो गोले की त्रिज्या दे रखी है वो 5 दे रखी है, तो 5 × 5। तो यहां से आप सोल्व करोगे, देखो दो ये भी है, 2 से कितना चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। देखो इधर तो 3 बचा और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 3:1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी समान दूरी 4 मिनट और 10 सेकंड में तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हराता है। तो मुझे ऐसे बता दो कि 4 मिनट में पहले कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, 240 सेकंड हो जाएंगे। ये सुनो, तो ए 240 सेकंड में मैं ऐसे बोलूंगा कि ए 240 सेकंड में कितने किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन्स क्या बोलेंगे 1000 मीटर जाता है। ठीक है। बी की बात करूं, देखो बी का टाइम बोलूंगा कि देखो 4 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 240 और 10 सेकंड हो, तो 250 सेकंड में बी कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, 1 किलोमीटर की दौड़, ये भी 1000 मीटर चाहेगा। ये सुनो, तो यहां से अगर इसकी स्पीड बोलूं, बी की गति बता दो मुझे, क्योंकि बी हारा तो बी की गति बताएंगे यहाँ से। तो बी की गति बताओ, तो कि 1000 में डिस्टेंस में अगर मैं टाइम का भाग दे देता हूँ तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर टाइम का अंतर बताओ, ए एंड बी का टाइम का अंतर, ए एंड बी का टाइम का अंतर बताओ। टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, बी ले रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बी हार रहा है, जो ज्यादा टाइम लेगा वही तो हारेगा। तो देखो 250 सेकंड और 240 सेकंड, तो मैं मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 10 सेकंड से हरा देता है कौन, ए हरा देता है, किसको हरा देता है, बी को। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और टाइम जो बी की गति है वो कितनी है, 4। टाइम कितना निकाल रहा है, 10 सेकंड से आ रहा है, तो कितने मीटर से आ जाएगा, 40 मीटर से आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता था कि कितने मीटर कितने मिनट से हरा देगा, या कितने टाइम से हरा देगा, तो 10 सेकंड से हरा देता। और यहाँ पर पूछा है कि कितने डिस्टेंस से हरा देगा, तो डिस्टेंस निकाल लिया कितने से, 40 मीटर से। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 20 पर। तो 13 वर्ष पहले राम की आयु सन्नी की आयु से कितनी है, दुगनी थी। अब से 3 वर्ष बाद सन्नी की आयु राम की आयु कितनी होगी, 3/5, तो राम की वर्तमान आयु बताएंगे। तो जो राम की एज बोल लो आप, कितनी है वर्तमान एज, एक्स मान लो, और जो सन्नी है उसकी वर्तमान एज बोल देता हूँ मैं वाई। अब से 13 वर्ष पहले बोला है, तो 13 वर्ष माइनस कर दूंगा, अब से 13 वर्ष माइनस, और इसमें भी क्या कर दूंगा, 13 वर्ष माइनस। अब क्या बोला है, इसकी दुगनी थी, सन्नी की आयु की दुगनी थी, तो ये पहले से ही दुगनी थी, अगर इसको बराबर करना है तो इसको मैं दुगनी कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त होगी, कैसे हो जाएगी, देखो x-13 बराबर हो जाएगा 2y-26। तो यहाँ से मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, एक इक्वेशन प्राप्त होगी ना। अब देखो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं अपन, देखो 2y-x इक्वल टू कितना कर दूंगा मैं, 13। इधर इधर जाके एक इक्वेशन प्राप्त होगी। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब इससे 3 वर्ष बाद, अगर यहाँ पर बोलता हूँ राम, यहाँ पर बोलता हूँ मैं सनी। अगर वर्तमान है इससे 3 वर्ष बाद, मतलब बोलूँ x+3, और इसमें भी कितना हो गया, y+3, और राम की आयु की 3/5 होगी। अगर मैं राम की आयु की 3/5 कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगी, सन्नी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 3×3 + 3 = 9x, और 5 उधर जाएगा तो 5 और कितना हो गया, 5×3 = 15। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, देखो 3x, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से वो x नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ओनली 4। ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 6। ये क्वेश्चन आ गई 2। अब देखो आप लोग को यहाँ से अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 6y, ये कितना हो गया, 3x, ये कितना हो गया अपने पास, 13×3 = 39। आप इसको सोल्व करते हैं, इसकी इसके नीचे में ये क्वेश्चन लिखता हूँ, तो यहाँ से लिख देता हूँ 3x, तो ये लिख देता हूँ मैं इसका 5y, ये प्लस का होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 6। तो यहाँ से इसको इक्वेशन को जोड़ते हैं। अगर इसको इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 6y माइनस का 5y कितना हो जाएगा अपने पास, y, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और कितना हो गया, 39 + 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 45। y बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो अगर y बराबर 45 है, y बराबर कितना हो गया, 45, तो अपन इस इक्वेशन में रख देते हैं, राम की एज चाहिए अपन को, तो एज, तो x+3 इसका मैं कर देता हूँ 3/5। तो देखो y का मान अपने 45 निकाले, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 48। 3 से कितना चला जाएगा यहाँ से, 3 से कितना चला जाएगा, 3 × 3, और 3×4 = 18, 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वर्तमान एज, 77। तो राम की एज ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पर 21 पर।
तो 21 में क्या बोला गया है कि पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई जो टिकटों की संख्या का रिपोर्ट दिखाता है कितनी बेची गई टिकटों की संख्या में पिछले दिनों में टिकटों से कम थी। देखो यहाँ पर उछाल आ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन देखो तीसरे दिन में और चौथे दिन में क्या होगी, कमी हो गई। तो एक तो यहाँ पर कमी आ गई, फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, एक पांचवें छठे आ गई, तो कितने जो दिन है उसमें कमी आ रही है, तो एक और दो में कमी आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति के जो बचत और जो व्यय है उनका रेशियो दे रखा है अपन को, और आय में 12% की वृद्धि करता है और व्यय में 8% की वृद्धि करता है। तो ऐसे बोल रहा है कि बचत में कितना प्रतिशत की चेंज होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो इनकम होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। इनकम क्या होता है, जो जिसका एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग, इसका रेशियो क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पर मुझे इसे बता दो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और किसका दे रखा है, सेविंग का रेशियो। तो रेशियो में तुम इसको बोल लेता हूँ 70, इसको किसका बोल लेता हूँ 30, 7:30, क्योंकि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास रेशियो सेम ही आएगा। कितना आएगा, 7:3। तो यहाँ से मेरे पास इनकम कितनी आ जाएगी, अगर मैं 70 और 30 को जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, इनकम। तो 70 + 30 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 100। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि आय में 12% की वृद्धि कर दे, तो मैंने आय में 12% की वृद्धि कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 112 नहीं आया। देखो, और इसे बोला इसके व्यय में 8% की वृद्धि कर दे, तो यहाँ से अपन व्यय में 8% की वृद्धि करेंगे। अगर मैं 70 का 8% निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 5.6। अब 70 में वृद्धि करना है तो 5.6 जोड़ूंगा तो कितना हो गया अपने पास, 75.6। अब देखो मेरे को सेविंग निकालना है, तो यहाँ सेविंग निकालूंगा तो क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर में से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, तो 112 में से 75.6 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 36.4। अब इसे बोला कि यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, देखो 30 से 36.4 में कितने की वृद्धि हो रहा है, 6.4 की। और किस पर हो रहा है, 30 पर। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे अपन, 100। देखो एक पॉइंट से यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से कितना हो गया, 64/3। 64/30 को अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 21.33%। तो जो जो सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21.33% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 23 में। 23 में क्या बोला गया, देखो 2 पेन और 3 नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है आपको दे रखा 220। तो अपन को साथ के साथ लिखते हैं कि 2 पेन और जो 3 नोटबुक है उनका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपन को, 220 रुपए। फिर बोल रहा है 2 पेन एंड 4 नोटबुक, इनका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपने पास, 250 रुपए। देखो यहाँ से अपन पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से माइनस करता हूँ, यहाँ से माइनस करता हूँ, यहाँ से माइनस करता हूँ, तो अपने पास देखो पेन से पेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का एन, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 30। जो नोटबुक की संख्या आएगी अपने पास कितना आ गई, 30 आ गई। नोटबुक की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। तो अपन पेन की संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे पहले इक्वेशन में रखते हैं। देखो 2p + 3, और 3 की जगह में क्या रख दिया, एन की जगह 30, इक्वल टू कितना हो गया, 220। तो 90 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 220 में 90 माइनस करूंगा तो 130। तो पी का मान कितना आएगा अपने पास, 65। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेन और नोटबुक का क्रम मूल्य का अनुपात बताना है। तो पेन और नोटबुक का क्रम मूल्य का अनुपात कैसे बताएंगे, देखो पेन तो यहाँ दिखा और नोटबुक इधर दिखा, जैसे तो पेन कितना हो गया, 65, और जो नोटबुक होगी कितनी होगी, 13। तो यहाँ से देखो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 13, 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो जो पेन और नोटबुक का रेशियो आएगा अपने पास कितना आएगा, 13:6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और जल का मिश्रण है, तो 3:1 के अनुपात में है, तो कनस्तर में 15 लीटर दूध डाला जाता है, मिश्रण का अनुपात बताओ। देखो मिश्रण कितना है, 36, रेशियो में जो मिल्क और जो वाटर का रेशियो है वो अपने पास कितना दे रखा है, यहाँ से 3:1। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 4। तो टोटल की वैल्यू अपन टोटल के नीचे रख दी। मिल्क की निकालना है तो 3 से मैंने गुणा कर दिया, तो 4×9 = 36। तो मिल्क कितना आ गया अपने पास, 9×3 = 27। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा अपने पास, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर 9। वाटर कितना बचेगा अपने पास, 9। तो देखो वाटर 9 बचेगा, तो अब देखो क्या जोड़ रहा है इसमें, 15 लीटर दूध डाल रहा है। तो अगर इस मिल्क में 15 लीटर दूध डाल दिया तो यहाँ से नया रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 42 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो इसको कैंसिल आउट करो 3 से, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 14। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम। तो जो नया रेशियो हो जाएगा, जो नया रेशियो हो जाएगा मिक्सर का, कौन सा हो जाएगा, 14:3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 48 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले दूध में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है, और मिश्रण की कीमत आपको दे रखा 30 रुपए प्रति लीटर। तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताना है।
पानी क्या बोला, निःशुल्क उपलब्ध है, मतलब पानी का मूल्य कितना है, 0। तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर वाटर, और यहाँ पर कितना बोल रहा है, मिल्क। तो वाटर का मूल्य तो अपन को 0 बोल रखा है, मिल्क का रेशियो अपन को जो रुपए है वो कितना है, 48 रुपए, और तो दोनों का मिक्सर का वो कितना है, 30 रुपए। तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन लगाए तो कितना करेगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, और 48 में से मैं 30 माइनस करूंगा तो कितना हो गया, 18। तो ये किसका रेशियो आएगा, पानी और दूध का अनुपात का जो मिक्सर का रेशियो आएगा वो आएगा। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना होगा, देखो 36 18 और 6 25 30, तो 3:5। ये कितना आएगा, वाटर और मिल्क। वो वाटर एंड मिल्क ही पूछा, कई बार पूछ लेता मिल्क एंड वाटर। तो ये किस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक लंबर की बेलन का आयतन 16 पाई दे रखा है, तो ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो आधार का व्यास बताना है। आधार के बाद तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, ये सुनो। वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 16 पाई, इक्वल टू दे रहेगा πr², और एच की वैल्यू कितनी है, 4। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 4। r बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो उसका आधार का व्यास पूछा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना ही तो होता है। तो त्रिज्या अपने को पता लगा ली कितनी, 2 है, तो व्यास कितना हो जाएगा अपने पास, 4। कितना हो जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया, देखो एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम के त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछे तो कैसे निकालेंगे, जो वास्तविक वजन है, वास्तविक वजन कितना है, 250, उसमें से अपन माइनस कर देंगे कितना, जो त्रुटिपूर्ण वजन है वो माइनस कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे अपन त्रुटिपूर्ण वजन से। तो और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे अपन, 100। इतना काम करना है। वास्तविक वजन में से जो त्रुटिपूर्ण वजन किया है वो माइनस कर देंगे, और किस पर परसेंटेज निकालेंगे, त्रुटिपूर्ण पर। तो देखो कितना हो जाएगा, 50/200। कितना हो गया, 50/200, और परसेंटेज के लिए 100। 200 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 25 टाइम। तो 25% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। 25% का क्या होगा, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो दो वस्तुओं का प्रत्येक का जो कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 9900 रुपए में बेचा। एक वस्तु को 9900 रुपए में बेचा, दूसरी को भी कितने में बेचा, 9900 रुपए में बेचा। तो पहली वस्तु पर ऐसे बोला 10% की हानि होती है, और दूसरी वस्तु कितना होता है, 10% का लाभ। तो उसको बताओ पूरे लेन देन में कितने रुपए का हानि हुई या लाभ हुई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे से बताओ, कोई वस्तु 100 रुपए की है, पहली वस्तु, तो उसको 10% की हानि हो रही है, तो वो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। मतलब 90 की वैल्यू कितनी है, एक तो 9900। और अपन पहली वस्तु को यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, CP1। यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 बार चलाएगा। तो CP1 कितना जाएगा अपने पास, 11,000। कितना हो जाएगा, 11,000। दूसरी वस्तु को अपन सेम बोलते हैं कि वो वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितनी की हो जाएगी, अब 110 रुपए में। मतलब दूसरी वस्तु को जो कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, 9900 ही है, क्योंकि दोनों वस्तु का बोला प्रत्येक वस्तु कितने में बेच रहा है, 9900 को बेच रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू अपने पास 110 है, और 100 की वैल्यू निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस, तो CP2 निकाल लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 99। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस दूसरा फाइंड होगा वो कितना हो जाएगा, 9,000। तो यहाँ से टोटल CP कितना हो जाएगा अपने पास, 11,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा, टोटल CP 20,000। ये सुनो। और जो टोटल एसपी होगा वो कैसे निकालेंगे, 9900 को प्रत्येक को इसमें बेच रहा है, तो 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, 19,800। अब जाओ, खरीदा उसने इतने में, बेच रहा है इतने में, तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, यहाँ से कितने का लॉस हो रहा है, 200 का हानि हो रहा है। कितने का आ रहा है, 200 का हानि। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखो अनिल, जो अन्य है, कार्य का 5/11 भाग 10 दिन में करता है, और रोहन उसी कार्य का 5/6 भाग 15 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन रोहन ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो अनिल ने कार्य पूरा किया, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बाद रोहन ने कार्य छोड़ दिया। देखो अन्य की बात करूं तो अन्य को मैंने ए लिख दिया। इसने 5/11 भाग कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो मैं से बोलूंगी टोटल कार्य को अपन एक मानते, तो एक की वैल्यू कर दी 5×10, और 11 को उधर भेज देता हूँ, तो कितने दिन में करेगा, 22 दिन में करेगा। अनिल जो अन्य है वो एक कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 22 दिन में। ऐसी बात करें रोहन का, तो रोहन वो उसका कार्य का 5/6 भाग कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो मैं यहाँ से करूंगा 5×3 = 15, तो कितना हो गया, 36×18। तो जो रोहन उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग ले लो एलसीएम, टोटल कार्य की क्या क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 22 और 18 का एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा, 198। कितना आ जाएगा, 198। तो 22 से 198 कितने टाइम चला जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा। तो एक की एफिशिएंसी अपने को पता चलती है 9।
और 18 से मैं 198 भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा 11। तो जो आर की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 11। तो जो आवश्यक समय है टोटल में बोल लेता हूँ, दोनों को कितना टाइम लग रहा है, अक्ष समय लगता है। ठीक है, तो ये तो अक्ष समय तक कार्य करता ही है अन्य तो अगर मैं वैसे बोलता हूँ कि एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना होता है, क्या निकल गया था अपने पास, वर्क। तो जो अन्य का वर्क किस केस निकालेंगे कि उसने इतने वर्क की एफिशिएंसी है, इतना टाइम लगा था, उसने इतना वर्क कर लिया अन्य में। लेकिन ये क्या बोलता है, वो अक्ष समय तक कार्य नहीं करता। जो रोहन है वो अक्ष समय से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अगर इसका वर्क निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा मेरे पास, x-5। तो ये क्या निकल जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 198। जैसे होगा तो 9x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 11x माइनस कितना हो गया 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 198। देखो यहाँ से कितना हो गया 20x इक्वल टू, अगर 198 में 55 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 253। कितना आएगा 253, x की वैल्यू कितना आएगी 253/20। अब देखो ये तो आवश्यक समय है, लेकिन 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो इसमें 5 दिन माइनस करता हूं तो मेरे पास वो समय आ जाएगा। तो 253 में भी 253/20 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरे पास वो समय आ जाएगा वो कार्य रोहन ने छोड़ा था। तो अगर ये कितना हो जाएगा 20/100, तो कितना हो गया 200 में से, 253 में से अगर 100 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 153/20। तो वो दिन जो रोहन ने कार्य छोड़ा था वो कितने दिन आएंगे 153/20 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, 4 वर्षों के लिए 9.5 प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से ऋण पर ली गई किसी निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 12.5 प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर ली गई समान राशि पर लगने वाले ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 225 रुपये अधिक है। तो ऋण पर ली गई राशि बताना है, प्रिंसिपल बताना है। देखो ये क्या दे रखा है, ब्याज ही तो दे रखा है। तो यहाँ से पहले की जो इफेक्टिव रेट है निकाल लेते हैं, 4 इंटू इफेक्टिव रेट क्या होता है, टाइम इंटू रेट। ये ब्याज मिला इसको इतना। अगर वो इतना देता कितना दूसरी कंडीशन में, वो 3 वर्षों के लिए 12.5 की प्रतिशत की दर से देता तो उसको इतना ब्याज मिलता। तो इन दोनों के कारण देखो ये टाइम चेंज कर रहा है, रेट चेंज कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है, रेट चेंज कर रहा है। तो इन्हीं के कारण तो जो अधिक मिल रहा है वो 225 रुपए इन्हीं के कारण तो मिल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते कितना मिलता है ब्याज का। देखो 4 इंटू 9.5% का जो इफेक्टिव रेट आएगी कितना आएगा 38%। तो 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 37.5। तो देखो ये 0.5 का जो अंतर मिल रहा है ना, जो यहाँ से 0.5 का अंतर मिल रहा है ना, वो किसके बराबर है 225 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे जो 100% होता है वो खुद में 100% होता है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू। तो यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 225/0.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, तो यहाँ से मुझे मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45,000। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45,000। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में अपन ये टॉप 30 क्वेश्चन देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि अपना फीडबैक दिया करो कैसा है वीडियो, और मैं किस में क्या सुधार कर सकता हूँ और कौन सी चीज पढ़नी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।